ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये ना एक फाइनल बॉस लेवल है। हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स बताएगी। इनफैक्ट आपके देश में जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, महंगाई आ जाती है, उस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज इकोनॉमी में बेहतर डिसीजन लेने हैं तो आपको अपने पुराने जो इकोनॉमी में इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स को एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू क्लास 12th एंड फाइनली क्लास 11th पास करके स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर एंट्री हो चुकी है। क्लास 12th ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये ना एक फाइनल बॉस लेवल है। इसको पार करने के बाद ही और अच्छे से पार करने के बाद आपके टॉप कॉलेजेस एंड टॉप यूनिवर्सिटीज में आपकी एलिजिबिलिटी एंटर करने के लिए बहुत बढ़ जाती है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात करना तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन लेट्स टेक अ मोमेंट साइड और मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं कि क्लास 11th में बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू ऑल, जिन लोगों ने अपने अपने स्कूल्स में एरियाज में टॉप किया या बहुत अच्छे स्कोर और परसेंटेज लेकर आए। लेकिन ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो 11th में जिनकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए, जो मेहनत करी जिन्होंने बहुत लेकिन उम्मीद से कम उनके मार्क्स आए, या जो अपने रिजल्ट से थोड़ा निराश हैं, डरने की कोई बात नहीं है, ना घबराने की कोई बात है, ना ज़्यादा चिंता या टेंशन लेने की कोई बात है, क्योंकि अब फाइनल है 12th के अंदर। कोई बात नहीं जो हुआ बेटा, और मैं तेरे साथ खड़ा हूं, यू डोंट नीड वरी एट ऑल, क्योंकि जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जो गलतियां अपन ने 11th में करी, कई बार बीच में लेजी हो गए, कई बार एफर्ट्स में थोड़ी कमी हो गई, कोई बात नहीं, वी विल मेक श्योर कि जो तुम लोग एंड में जाके सीरियस होते हो वो आज से मैं तुम्हें बताऊं, वो सारी बातें आज से बताऊं जो तुम्हें 100 में से 100 लाने के लिए जरूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो चलो जी बात करते हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की क्लास 12th में। और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे देखो, तुम्हारी जो 100 में से 100 लाने की जो टारगेट है ना, इसमें मैं तुम्हारे लिए हमेशा रूट करता रहूंगा। बस बात इतनी सी कि मेरी बात मानते रहना, जो भी मैं बोलूं उसको फॉलो करते रहना। ठीक है, चलो जी। तो शुरुआती दौर में मैं तो बता देता हूं कि थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में कि हमारे पास सिलेबस कैसा होगा। तो हमारे पास दो किताबें हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसी ही है जैसे आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, बस उसका एक बड़ा वर्जन है। कैसे? जैसे आपने, मैं बताता हूं, देखो जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स को, एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक इंडिविजुअल की सप्लाई, एक छोटे से ग्रुप की डिमांड या ग्रुप की सप्लाई, ये आपने पढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर चीजों को बताता है कि देश की टोटल डिमांड कितनी होगी, देश की टोटल सप्लाई, देश की नेशनल इनकम निकाल के बताओ। तो ये सारी चीजें, ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि 40 मार्क्स का आता है। प्लस इसके साथ यू हैव इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की ऐसी किताब है जो इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को बताता है। हमारे ह्यूमैनिटीज वालों को बच्चों को ये वाला सब्जेक्ट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा हिस्ट्री की तरह है। क्योंकि ह्यूमैनिटीज वालों का लाइकिंग टुवर्ड्स थ्योरेटिकल टॉपिक्स बहुत ज्यादा होता है कि यार थ्योरी ना मजा आता है। तो हमारे यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी को थ्योरी पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि 1947 के दौरान क्या हुआ, फिर अगले 40 साल क्या हुआ, फिर 1991 के क्राइसिस क्या हुए, वो सब ये बताता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी 40 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा, जो कि आपने पता ही है, पिछले वाले उसमें भी यही पैटर्न था, अपने पास 2 किताबें थी, 40-40 का पोर्शन था। एंड देन यू विल गेट योर प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें तुम्हारे इन्विजिलेटर आएंगे बोर्ड से, और प्रोजेक्ट वर्क का तुम्हें 20 मार्क्स मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे और आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, एंड ऑन द बेसिस आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर 100 on 100 परफेक्ट स्कोर, एंड यू हैव दिस एम। बेटा जब हम 100 में से 100 कई सारे बच्चों के हर साल लाते हैं, तुम्हें शायद ना लगे कि तुम्हारे 100 में से 100 नहीं आ सकते। भाई मैं बोल रहा हूं आ सकते हैं, नहीं आएंगे, बस जो मैं बोलूं उस बात पे विश्वास जरूर करना। 99, 98 चाहिए नहीं भाई, हम मिले हैं तो हम 100 में से 100 के लिए ही मिले हैं, और ये मानकर चलो, ये अपने भेजे में घुसा लो, किसी में डाउट नहीं होना चाहिए एक भी बच्चे में कि 100 में से 100 नहीं ला सकता। और मैं बोलता हूं देखो, जो नेचर होता है ना, उसका एक नियम होता है कि जब आप जिस चीज को बहुत स्ट्रांगली मानते हो और जुबान से निकाल के उसको धरती को बता देते हो ना, प्रकृति को बता देते हो कि चलो भाई, इसी वीडियो के नीचे तुमने कमेंट कर दिया कि यस आई विल गेट 100 on 100 ऑन इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आएंगे ही आएंगे, आएंगे 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 आएंगे। अगर चिल्ला चिल्ला के प्रकृति को बता दोगे ना, तो प्रकृति ये मान लेगी भाई ये सस्ते में जाने वालों में से नहीं है,
इसको हमें ये चीज देनी पड़ेगी वरना ये कहीं नहीं जाने वाला। होता ना शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जिस चीज को बहुत शिद्दत से मांगो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसको पहुंचाने के लिए, मिलवाने के लिए। सेम वैसे ही होता है, मैनिफेस्टेशन इज द की। तो इस 100 में से 100 आएंगे ही आएंगे। यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड इट विल कम टू यू। ठीक है, चलो जी, अब एक एक किताब के बारे में थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स बताएगी, जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास पहला यूनिट है, 5 यूनिट हमारे पास। 5 यूनिट में पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेसिकली हमारे देश में इनकम कैसे जनरेट होती है, हमारे देश में इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है, सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में। तो पहला यूनिट बताता है और उसका पहला चैप्टर ही बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कैसे घूम रहा है। सर्कुलर फ्लो में घूम रहा है, पैसा आता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, आता जाता है। हम इनकम आती है, खर्चा करते हैं, वापस इनकम आती है, फिर खर्चा करते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो में घूम रहा है। इन सब चीजों को हम क्लास 12th के अंदर पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस सेकंड चैप्टर में हम कुछ टर्म्स सीखते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके लिए सीखना जरूरी है आगे की इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपीएफसी क्या होता है। ये एग्रीगेट्स होते हैं, टोटल वैल्यूज होती हैं। इन टोटल वैल्यूज के हेरा फेरी के साथ ही हम देश की इनकम निकालना सीखते हैं। तो पहले टर्म्स के साथ आपको थोड़ा कंफर्टेबल करता है, और चौथा चैप्टर जब आप सारी चीजों से कंफर्टेबल हो जाते हो आपको बताता है कि देश की इनकम को कैसे मेजर किया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा और रियल लाइफ चीजों से देखने को मौका मिलेगा। आपको लगेगा हाँ यार ये सब चीजें तो ऐसी होती हैं, है ना, बहुत मजा आएगा आपको। फिर आता है दूसरा यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। मनी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, मनी कैसे इवॉल्व हुआ थ्रू आउट द टाइम, हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, सारी बातें हमारी यहां पर होती है। इन दोनों का वेटेज क्या है, 10 मार्क्स का आता है नेशनल इनकम। बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन ये वाला चैप्टर मेरे को लगता है बहुत सारे 12th वाले बच्चे देख भी रहे होंगे वीडियो, उन लोगों को पता है नेशनल इनकम हमने जब पढ़ा है। मतलब आप किसी बच्चे को डर नहीं लगता हमारी क्लास में नेशनल इनकम में। और जनरली आप स्कूल में देखोगे तो बहुत सारे लोग घबराते हैं नेशनल इनकम के क्वेश्चन से। मैं इतने सारे क्वेश्चन और इतनी तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा यार भैया लोग फालतू में डरते हैं पता नहीं क्यों, जबकि इतनी सरल सी तो चीज है। तो 10 मार्क्स का पोर्शन रखता है और बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक है, अनदर वेरी हाई वेटेज टॉपिक एंड यूनिट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है, आप पढ़ते हो एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की डिमांड, पूरे इकोनॉमी की डिमांड, पूरे इकोनॉमी की सप्लाई के बारे में पढ़ते हो। उसमें आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाल कर देखते हो कि कैसे आप इनकम को डिटरमाइन कर सकते हो, पैसा कैसे बनता है, इनकम कैसे जनरेट होती है, कि इन्वेस्टमेंट्स आने से कितना गुना बन जाती है। तो ये सब इनकम डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर्स में आप पढ़ते हो। इनफैक्ट आपके देश में जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, महंगाई आ जाती है, उस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सब भी यहां पर सीखते हो आप लोग। एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, बहुत रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा आपको। इसका पोर्शन कुछ 12 मार्क्स का है। तो 12 मार्क्स का है, ये भी कुछ लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये भी बहुत मक्खन तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा अगर तुम साथ में मेरे से चलते रहोगे। तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर आता है फोर्थ यूनिट, दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बेसिकली जैसे तुम्हारे घर में बजट बनता है, शादी का बजट बनता है, ट्रिप का बजट बनता है, वैसे ही सरकार भी बजट बनाती है अपने खर्चे और इनकम की। तो ये बजट बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, वो सब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमी ना हमारी सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, विदेश तक भी है। तो आप कैसे लेन देन करते हो, उसमें क्या खर्चा होता है, आपके डॉलर और इंडियन रुपी का प्राइस कैसे सेट किया जाता है, वो सब यहां वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये चैप्टर्स पूरे कवर करते हैं 6-6 मार्क्स के, गवर्नमेंट बजट और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। टोटल करोगे 40 नंबर आपको यहां पर आपके मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 नंबर का पार्ट रहा। अब अगर आगे देखें दूसरा पार्ट जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो एक सीक्वेंस में ये बताता है कि आपको अगर आज इकोनॉमी में बेहतर डिसीजन लेने हैं तो आपको अपने पुराने जो इकोनॉमी में इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स को एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा कि क्या गलतियां आपने करी, क्या आपने बेहतर डिसीजन लिए, उनसे सीखो और फिर आज बेहतर डिसीजन लो। तो आपने शुरुआत करी सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो 1947 के दौरान, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान आपके इकोनॉमी के हाल क्या थे, तो पहले आप वो देखते हो। फिर जैसे ही आजाद हुए तो 1950 टू 1990 मतलब 1947 में आजाद हुए
तो अगले 40 साल 1950 टू 1990 में आपने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या डिसीजंस लिए, क्या काम किया, क्या नहीं किया। फिर हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, तो 1991 में एलपीजी को लेके आए हम लोग, तो ये कैसे लेके आए, क्यों लेके आए, क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई। तो आप एक सीक्वेंस में आगे पढ़ते जाते हो चीजें। देखो ना 1947, 1950 टू 1990, 1991, तो ये तीनों चैप्टर्स आपके 12 मार्क्स के हैं, अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास 4 टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी कुछ चैलेंजेस फेस करती है, जैसे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, शायद आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th-10th के अंदर, है ना। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है बहुत सिंपल सी चीज है। इंसान जो स्किल्ड हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो कि कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इकोनॉमी में कर सके, ऐसे लोगों को फॉर्म करना है, बनाना है हमें। लेकिन क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में चैप्टर बताता है। रूरल डेवलपमेंट क्यों हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताएगा। क्या सरकार इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसके बारे में बताएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स क्या है, कैसे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, क्यों लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, सारी बातें अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और 7वां चैप्टर बहुत ही फन टॉपिक है, क्योंकि एयर वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत इजी सी चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का टॉपिक है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इजी पीसी टॉपिक है, बहुत मजा आता है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, ठीक है। और 8वां लास्ट चैप्टर जो आखिरी यूनिट है ये, अच्छा इससे वाली पहली यूनिट 20 मार्क्स का पोर्शन रखती है, और लास्ट इकलौता ये चैप्टर ये बताता है कि आपने अब अपनी इकोनॉमी के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ये तभी बता सकते हो जब आप अपने आस पड़ोस के लोगों से कंपेयर करो कि भाई जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम, जब हमारे आस पड़ोस के मुल्क, जब सब एक सेम स्टार्टिंग लाइन में थे, तो आज कोई आगे, कोई पीछे, कोई बीच में कैसे रह गया, कौन सा देश है जो आगे निकल गया, कैसे निकल गया, क्या बेहतर डिसीजन लिया, वो सब कंपेयर करोगे तभी आप शायद अपने देश में बेहतर डिसीजन ले पाओगे। ये पूरा सिलेबस भी इस पार्ट को 8 मार्क्स का देकर 40 मार्क्स का बन जाता है, एंड अनदर 20 मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे करके आपको 100 में से 100 मिलेंगे। चलो जी, अब ये बात तो हो गई कि आपका सिलेबस क्या है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि आप इसकी शुरुआत कैसे करें। प्रॉब्लम तो यही है ना, सिलेबस तो इंडेक्स में हमें मिल ही जाएगा, वेटेज भी हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हम असली में इसकी पढ़ाई कैसे करें। देखो दोस्त, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं सारे ऑप्शंस आपके पास रख दूंगा, जो आपको उचित लगे आपके अनुसार आप वही करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो चीजें अवेलेबल है मैं वो बता देता हूं। देखो, हमारे पास 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि क्लास 12th कॉमर्स चैनल पे आपको मिलेंगे। अब बात यह है कि आप ह्यूमैनिटीज चैनल पे हैं, भले ही आप कॉमर्स चैनल पे जाना पड़े, आप मत जाना, आप तो मेरा नाम लिख के आप चैप्टर का नाम लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। होगा ये क्योंकि भाई वीडियो तो एक ही चैनल पे डाल सकते हैं, दोनों चैनल पे सेम वीडियो डालोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम लोगों ने एक जगह वीडियो डाला हुआ है। आप तो वीडियो देखना, बस आप वीडियो से मतलब रखना, ठीक है। 1 शॉट आपको अवेलेबल है, मस्त 1 शॉट बनाया, बहुत डिटेल बनाया, तो बहुत मजा आएगा। दूसरा, आपको रिविजन करना हो तो आप बोर्ड एक्सप्रेस को देख सकते हो, वो तो अभी की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, तो आप बाद में जाके इसको रिविजन कर सकते हो। जब आपने 1 शॉट देख लिया उसके बाद की बात है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इवन ऑन ह्यूमैनिटीज चैनल, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूं ये। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियोस को ना सिर्फ सुनना है बट फॉलो भी करना है, जैसे कि मैं आपको बताता जाऊं वैसा वैसा आपको करते रहना होगा, एंड डेफिनेटली विल स्कोर 100 on 100, ठीक है। फिर मैराथन सेशन, भाई तुम लोगों ने इतना प्यार दिया था 11th के अंदर, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लाइव वॉचिंग उसमें आई, 7.5-8 लाख के आसपास लाइव वॉचिंग थी। मतलब कूडोस टू यू, मतलब इतना प्यार तुम लोगों ने दिया है, तो मैं मतलब मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल एग्जाम हो, हर समय मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और हर समय तुम्हें मैराथन के अंदर सब कुछ, फाइनल रिविजन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आएगा एग्जाम में, सब कुछ बताता रहूंगा। तो ये सब तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा ऑल फॉर फ्री, ठीक है। ऊपर से एग्जाम टाइम सेशन, अच्छा ये मैंने बड़ा इनोवेटिव चीज करी थी। मैंने देखा था कि अकाउंट्स और बाकी के जो ज्योग्राफी के पेपर के बाद कुछ 23-25 दिनों का गैप था, है ना, 20 to 25 डेज के बीच का गैप था, है ना, 23-20 डेज के बीच का गैप था। अब 20 दिन इकोनॉमिक्स के एग्जाम में थे। मैंने सोचा कि इतने दिनों में बच्चे लेजी हो जाएंगे, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज सोची कि 10:30 बजे बोर्ड्स का पेपर होता है, तो मैंने सारे सेशंस अपने 10:30 बजे लगा दिए कि आप लोग जब रोज सुबह उठकर 10:30 बजे मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, बॉडी क्लॉक वैसे सेट हो जाएगा। वरना एग्जाम वाले दिन अगर आप रोज मान लीजिए रोज 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, और एग्जाम वाले दिन एक दिन आप थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो आपका ब्रेन नींद में ही होगा,
आपकी बॉडी क्लॉक अभी भी नींद में ही है, तो आप उतने एक्टिव नहीं होंगे। वो नहीं होता कि पढ़ा है फिर भी याद नहीं आ रहा यार, वो एक शब्द कोई स्टार्टिंग का बता दे अभी आंसर लिख दूंगा, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत अटेंटिव रहेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसे सेशंस, कुछ इनोवेटिव सेशंस जो साइंटिफिकली बैक्ड है, वो भी मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा, ठीक है। एंड मेनी क्वेश्चन सीरीज, बैटल्स वगैरह ये सब तुम्हारे पास आती रहेंगे, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब थोड़ी ऑनेस्टी बताता हूं, सही बात बताता हूं, नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग, ना तुम्हें कुछ बेच रहा हूं भाई, ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन तो देना पड़ेगा उन बच्चों को जो चाहते हैं 500 में से 500 लाना। ये बेटा जैसे वन शॉट है, वन शॉट 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया, और वही चैप्टर बहुत डिटेल में भी कवर होता है। होता क्या है कि आप जब चीजों को इतने बड़े लेवल पे पढ़ते हो, नेशनल इनकम को पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ेगा। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारे, आपने वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे, तो आप अच्छा तो स्कोर कर लेंगे, शायद 100 में से 80 भी ले आए, लेकिन 100 में से 100 लाना बहुत मुश्किल है, और वो कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। यू हैव वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल हियर विच आई पर्सनली फील इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? बिकॉज मुझे मेरे एफर्ट्स पर विश्वास है, एंड टेक्निकली पिछले साल बहुत ही प्यारा तुम्हारे साथ भी रिजल्ट आया है, और बहुत ही ज्यादा हमने एफर्ट्स किए थे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा गया था ये सेशन हमारा। तो यू हैव वन ऑप्शन अवेलेबल, प्रारंभ। इसमें यू विल गेट योर लाइव क्लासेस, रिवीजन सेशन, नोट्स क्लास के बाद ही मिल जाएंगे। रिवीजन के साथ अगर मैं बोलूं तो मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं पर्सनली 5 मिनट क्लास का पहला रिवाइज करवाता हूं, कि जो भी हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है 5 मिनट पहले रिवाइज करेंगे। क्लास के एंड में मैं सारा वो रिवाइज करवाता हूं जो हमने आज पढ़ा। तो होता ये कि चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, सारी चीजें आपको वर्बली दिमाग में ही याद रहती हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं है कि आपको बहुत याद करना पड़ेगा, मैं ही याद करवा के आपको छोड़ देता हूं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है जब आपको एक अच्छा स्कोर करना हो, ठीक है। कोई याद करवाने वाला हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती चीजें। वीकली टेस्ट, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशंस, ये सब आपके पास अवेलेबल रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू सी मोर फीचर्स, तो आप इसके प्रारंभ के लॉन्च पे जाके उसके फीचर्स को देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो एनरोल इन। अब बात इतनी सी है दोस्त कि 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी जी जान लगा दीजिएगा इस बार, कोई बैकलॉग मत क्रिएट करने दीजिएगा। वैसे भी इवन बैच को लिए हुए भी दो चार क्लासेस ही हुई हैं, तो बहुत लोग लेट नहीं होंगे अगर आप एनरोल कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऑल्सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें या कहीं भी आप स्ट्रैटेजी देखें, या खुद से भी पढ़ रहे हैं, कोई ट्यूशन जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस बार बैकलॉग मत क्रिएट करने देना। 12th क्लास इज योर गोल्डन क्लास बेटा। ये 12th क्लास तुम्हारे जीवन की शायद सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखना और शुरुआती दिनों से एफर्ट करना। किसी को लगता है कि भैया मेरी आदत नहीं है 4-4 घंटे पढ़ने की, तो कोई बात नहीं, आज शुरुआत हुई है ना बेटा, तो 30 मिनट से पढ़ना चालू करो, फिर 40 मिनट पे जाना, 45 मिनट करना, 1 घंटे करना। अभी इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे हैबिट क्रिएट करो। हर एक आदत धीरे धीरे ही बनती है, कोई बात नहीं है 10-10 घंटे पढ़ने की अभी से। आराम से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करो, फिर 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो, धीरे धीरे अपन स्केल बढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो, पर आदत तो लगवानी पड़ेगी। इट्स डू और डाई सिचुएशंस फॉर एवरीवन, जितने भी लोग 12th में हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सो हैप्पी टू सी यू इन क्लास 12th। विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।